Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम आपके फायदे की बात करते हैं। अपने पैसों में बढ़ोतरी के लिए हम सामान्य तौर पर 4 एसेट क्लास या परिसंपत्ति वर्गों का चयन करते हैं। ये हैं डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड। पारंपरिक तौर पर देखें तो लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में ज्यादा निवेश करते आए। जब बात प्रॉपर्टी में निवेश की होती है तो मन में यही सवाल उठता है कि इसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए, लेकिन अब आप 5,000, 10,000 जैसी छोटी राशि से भी रियल एस्टेट में निवेश का लाभ उठा सकते हैं। आज हम प्रॉपर्टी में निवेश के इस खास माध्यम REIT फंड की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के MD एवं CEO आशुतोष बिश्नोई जी और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर एवं CEO पंकज मटवाल जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा, मैं हूं आपका को होस्ट। जैसे कि मनीष जी ने आपसे चर्चा करी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं REIT फंड्स के बारे में। तो सवाल उठता है REIT है क्या, और सवाल का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। तो हमारे दर्शकों के साथ में साझा करिए ये कि REIT है क्या और किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो मनीष जी ने अभी हमारे साथ में बताया, ताकि हमारे यूजर्स को उसके एक बेसिक लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो बता सके। धन्यवाद वरुण जी और मनीष जी। एक सिंपल सी बात समझाऊंगा। REIT का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट जो है एक तरह से फंड ही समझिए उसे, और इसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है जो कि रियल एस्टेट का स्पेशलिस्ट होता है। जहां इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आप ये समझ के चलिए कि ये बिल्कुल ऐसा है कि रेंट की गई प्रॉपर्टीज का एक फंड है। ये ज़रूरी है इस फंड में आने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी इन फंड में रहती है, जो फंड ओन करता है, ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी रेंटेड हो पहले से ही। तो जहाँ तक आपके निवेश का सवाल है, ऐसा समझिए प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, यानी ऑलरेडी आप उसमें इनकम है, वो इनकम आप तक पहुँचेगी ज़रूर। रीट जो कहलाता है उसका एक खास उसूल होता है, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट, कि 90% पैसा जो वो रिसीव करता है, और ज़्यादातर रेंट के रूप में 90% पैसा इन्वेस्टर को वहाँ से रीट से दिया जाता है। ये ज़रूरी है। दिस इज़ अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इंडिया में ही नहीं, सारी दुनिया में ये रिक्वायरमेंट है कि जो स्ट्रक्चर रीट कहलाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें रेंटल इनकम आती है, 90% ऑफ दैट इनकम मस्ट बी पेड आउट। मतलब इन्वेस्टर को पैसा देना ज़रूरी है। तो आपकी तरफ से ऐसा समझिए कि 5,000 रुपये से आप प्री रेंटेड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी जो इनकम आ रही है वो 2 रूप में आती है, रेंट के रूप में आती है और कैपिटल गेन्स, यानी अगर प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाएं और जो रीट है वो प्रॉपर्टी बेच दे, बेचने के बाद अगर उसे प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन्स मिलेगा, वो गेन्स भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो दोनों तरह के फ़ायदे उसमें पॉसिबल हैं। इस स्ट्रक्चर को रीट कहा जाता है। भारतवर्ष में ये रीट्स जो हैं बहुत ही नए हैं, कुल मिला के सिर्फ 3 हैं अभी, लेकिन बाकी दुनिया में रीट्स का जो बिजनेस है ये बहुत पुराना है। जी, पंकज जी, हमारे दर्शक जो हैं वो प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। ये रीट उनके लिए भी नई चीज है, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आप ये बताएं कि REIT और REIT फंड्स ये दोनों अलग कैसे हैं, किस प्रकार अलग है? क्योंकि 3 जो हैं अभी लिस्टेड REIT हैं इंडिया में, उसमें इन्वेस्ट करें या REIT फंड में, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में अंतर यह है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से आपको डायरेक्टली एक शेयर बाय करना है, इक्विटी शेयर, और दूसरा है कि आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो। तो जब आप डायरेक्टली शेयर बाय कर रहे हो तो एक कंपनी का शेयर ले रहे हो, और हम हमेशा बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, कि थोड़े पैसे में आपको एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, ताकि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना भी रहे तो भी आपको कोई नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो फंड ऑफ फंड्स स्कीम होती हैं वो, क्योंकि अब यहां पर क्योंकि
अगर आप इंडिया में बात करें तो 3 लिस्टेड REITs हैं, तो वो आप बाई कर सकते हैं। उनका भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो कोई खराब नहीं है, बट उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एक लिमिटेड मार्केट में वो REITs का एक्सपोजर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिमिटेड सिटीज में ही हैं। ऐसे में यदि आप ये चाहते हैं कि आपका एक्सपोजर और ज्यादा बड़ा एक्सपोजर हो, तो ऐसे में आपको जो फंड ऑफ फंड्स स्कीम है वो मदद कर सकती है। तो ये जो फंड ऑफ फंड मतलब REIT बेस्ड फंड ऑफ फंड्स हैं, तो अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पर मनुलाइफ एशिया पैसिफिक REIT की, तो आप देखिए कि कितना बड़ा एक्सपोजर है एशिया पैसिफिक में, कितनी सारी कंट्रीज के अंदर REITs में उनका एक्सपोजर है। तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, आशुतोष जी, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये REIT फंड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ये काफी नया है, तो उस पर्पज से थोड़ा लोगों को के साथ में शेयर करिए कि कितना बेनिफिशियल रहेगा ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और बिकॉज ये नया है तो लोगों के मन में एक डर लगा रहता है, जब भी कोई नई चीज आती है तो एक डर हमेशा रहता है साथ में। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो डरना भी चाहिए, जी समझ जी, लेना चाहिए कि तो कितना। उसके अराउंड हमारे साथ में शेयर करिए कि कैसे बेनिफिशियल है। बिल्कुल, देखिए, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये 60 साल पुराना नुस्खा है जो कि अमेरिका में शुरू हुआ था। और किसी कंपनी में बहुत सारा रियल एस्टेट था, तो उन्होंने वो सब रियल एस्टेट कंपनी से निकाल के ट्रस्ट में डाल दिया, उसे लिस्ट कर दिया, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ये 60 साल पुरानी बात है। आज की तारीख में एशिया पैसिफिक रीजन, जो कि इमर्जिंग मार्केट कहलाता है, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा बोलबाला है। ये मार्केट एशिया पैसिफिक, यानी समझिए आप एशिया पैसिफिक में मिलाइए हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, ये सब मिलाएंगे तो कुल मिला के ये बिजनेस करीब करीब 25 लाख करोड़ का बिजनेस है। मतलब दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लिस्टेड रीट्स। अनलिस्टेड भी होती हैं, लेकिन फंड मैनेजमेंट के हिसाब से अनलिस्टेड में पार्टिसिपेट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब चाहें तो निकल नहीं सकते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड रीट्स हैं एशिया पैसिफिक में, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो जो बाजार है, वो लगभग 25 लाख करोड़ का है। तो ये काफ़ी बड़ा बाजार है। करीब करीब आई थिंक अबाउट 200 के करीब करीब लिस्टेड रीट्स हैं अवेलेबल, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैन्युलाइफ ने एक फंड बनाया है इसका। जैसे पंकज जी ने कहा कि आप इक्विटी का फंड बना लेते हैं, इन्होंने रीट्स का फंड बनाया है। मैन्युलाइफ में 90 साल से रियल एस्टेट मैनेज करने की एक्सपर्टीज है। फॉर 90 years मैन्युलाइफ हैज़ बीन मैनेजिंग रियल एस्टेट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उनमें काफ़ी एक्सपर्टीज है इसकी। तो वो एक्सपर्टीज में काम में आती है कि कौन से रीट को लिया जाए, तो किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है, मैं समझाता हूँ। जी, देखिए, जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ पिछले साल, ये रीट फंड तब शुरू हुए, सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन फंड मैनेजर ने देखा कि डिजीज इज गोइंग टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। उसने तुरंत जो रिटेल यानी मॉल्स वाले रीट्स थे वो बेच दिए, और उसने हॉस्पिटल, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, इस तरह के रीट्स खरीदने शुरू किए। और जाहिर है पिछले 1.5-2 साल में यही रीट्स जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि मैक्सिमम पीपल वर सिटिंग, जो घर में बैठे थे उनको लॉजिस्टिक्स रीट्स से सामान घर में आता था। डेटा सेंटर, क्योंकि सारे जितने भी लोग थे दुनिया भर के, सब डेटा पे ही जिंदा थे। और हॉस्पिटल्स, उनका तो बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। तो क्लियरली किसी भी तरह के मार्केट में जो रियल एस्टेट यूसेज होता है, जो प्रॉपर्टी का यूसेज होता है, वो लिस्टेड रीट्स में अवेलेबल होता है। और आज की तारीख में देखिए, जब ये एशिया पैसिफिक के मार्केट्स खुलते जा रहे हैं, मतलब हमारे से भी ज़्यादा तेज़ी से वो मार्केट खुल रहे हैं, ऑफिस शुरू हो गए हैं, लोग मॉल्स में वापस आ गए हैं, लोग सिनेमा हॉल्स में जा रहे हैं, लोग होटल्स में जाके टूरिज्म शुरू हो गया है। तो अब जो वो फंड मैनेजर है, वो अपना एक्सपोजर इस तरफ बढ़ा रहा है कि जहाँ अब एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये जिस डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज जो रीट्स में मिलता है, मतलब जो डेवलप मार्केट्स में, जो कि रियल एस्टेट डेवलप मार्केट्स हैं, वो अभी तक इंडिया में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि 3 ही लिस्टेड रीट्स हैं। ज़्यादातर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल या थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ में है, लेकिन 3 ही हैं। अभी 3 का लेके फंड तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन आगे चल के मैं समझता हूँ अगले 5-10 सालों में इंडिया में भी पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी होगी।
लेकिन आज की तारीख में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? आप ऐसा सोचिए कि आप इंडिया में बैठे हैं, आपके पास अब पैसा इन्वेस्ट करने को कुछ कहीं इन्वेस्ट करना है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर चुके, काफ़ी पैसा बनाया है। फिक्स्ड इनकम यानी डेट में इन्वेस्ट करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई रेट्स तो घट ही रहे हैं, कहीं बढ़ने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो अब 3, 4, 5% पे कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आप? जितना कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो कहाँ जाएँ? तो ये जो रीट जो है डेवलप मार्केट्स का, इमर्जिंग मार्केट्स का, ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि रियल एस्टेट आप समझते हैं और उसमें जो रिटर्न मिलता है, ऐसा समझिए कि इक्विटी और डेट के बीच में कहीं मिलता है। तो दैट इज़ व्हाई इट्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में अवेलेबल है। अपने दर्शकों को बता दें कि आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एक जरिए पर हम बात कर रहे हैं, एक माध्यम पर, जिसको REIT फंड कहा जाता है, और उसके बारे में महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के CEO आशुतोष बिश्नोई जी और हमारे एक्सपर्ट पंकज मठपाल जी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम हैं, तब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुनिया भर के मॉल्स, बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट का लाभ ले सकते हैं। उसी की चर्चा कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम में। पंकज जी, जहां तक सुरक्षा की बात आती है, हर रिस्क, हर इन्वेस्टमेंट का जो एक जरिया है, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ा हुआ होता है। तो REIT में जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टर्स, उनको किस तरह के जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें जोखिम रहेगा, क्योंकि चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो या इक्विटी शेयर्स हो या गोल्ड हो, इनके प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है। आपके एक ऐसी चीज जिसे हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, या जहां पर ये गारंटी हो कि इतना इंटरेस्ट आपको मिलना ही है, उसको छोड़कर बाकी जो जिसकी भी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइस कम ज्यादा हो सकता है। तो वो चीज यहाँ पे भी होगी। जो प्राइस है वो आपका कम ज्यादा हो सकता है, रेंटल इनकम कम ज्यादा हो सकती है, कैपिटल अप्रिसिएशन कम ज्यादा हो सकता है, जिसका फर्क आपके रिटर्न्स पर पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की या डाइवर्सिफिकेशन की, उसका मकसद यही होता है कि आपके डिफरेंट एसेट क्लास के बीच में कोरिलेशन कैसा है। यदि आप पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे चाहे आपने अलग अलग कंपनीज के शेयर्स भी लिए हुए हैं, पर मोर और लेस ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो शेयर सभी ऊपर जाएंगे, नीचे आएगा तो ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स नीचे आएंगे। बट आपका जो कोरिलेशन है इक्विटी मार्केट का और रियल एस्टेट का, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब लोअर कोरिलेशन है। तो ऐसे में क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि इक्विटी मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट आपको रिटर्न्स दे रहा है। तो जो आपने रिस्क की बात की, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो हर चीज में रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन है तो उसका फायदा यही है कि आपको हर वक्त पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। जी, पंकज जी, मेरा अगला सवाल आप ही से है। जैसे अगर REIT की बात करी जाए और जैसे फंड्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे काफी लोगों का माइंडसेट रहता है कि जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो ब्रिक मोर्टार वाला जो एक कॉन्सेप्ट है और एक लॉजिक है, वो सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है। तो उससे हट के ये REIT फंड्स है, तो लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम REIT की बात करें तो इन्वेस्ट तो हम लोग इसी में ही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, बट नॉट इन द ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्म। तो वो एक डिफरेंस है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, कुछ साल पहले या अभी भी काफी हद तक जब गोल्ड की बात आती है, तब भी लोग ये बोलते हैं फिजिकल गोल्ड में मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरे पास दिखाई देगा, गोल्ड मेरे पास रहेगा, मुझे दिखेगा। तो लोग इवन ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करने को भी, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन है, लेकिन तो भी लोग उसको इन्वेस्टमेंट मान के और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड बाय करते थे। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि आप अगर फिजिकल गोल्ड ले रहे हो तो क्या नुकसान है, उसके बजाय मैं गोल्ड ETF ले लूं या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूं तो वो मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो क्या होता है, जो चीजें बहुत साल से चलती आती है, लोगों को पता है घर है, मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें रह भी सकता हूं, किराए पे दे भी सकता हूं। लेकिन आप समझिए कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको पहले उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है। यानी कि पहले आप FD कीजिए, आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसे इकट्ठा कीजिए, लोन लीजिए, और तब जाके आप प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। तो यहां पे आपको सीधा सीधा एक मौका मिल रहा है कि आप SIP के जरिए या लमसम करके भी, छोटे से 5,000 रुपए से 1,000 रुपए के SIP करके भी आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो वो जो फायदा है
और दूसरी बात फिर जो, चलो सोने में तो फिर भी समझ में आता है कि आप उसको बेच लेंगे, लेकिन रियल एस्टेट में तो प्रॉब्लम यह है कि आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और बेचने जाओगे, इतना आसान नहीं है, लिक्विडिटी बहुत पुअर है। और होगा भी, चलिए आप छोटी प्रॉपर्टी भी लेंगे तो बड़ा पैसा इकट्ठा करके एक प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। बट यहां पे आप जो हम बात कर रहे हैं कि आपको 45 कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाएगा एक फंड में, या मतलब डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, तो ये नया है, निवेशकों को समझना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन और हिम्मत भी करनी चाहिए। बट ये बात समझ लीजिए, जिस तरह से आज गोल्ड ईटीएफ पॉपुलर हो गए हैं, गोल्ड फंड ऑफ फंड्स पॉपुलर होते जा रहे हैं, लोग उन पर एसआईपी कर रहे हैं, तो उस तरह से आपके पास एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का ये मौका है। तो इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कंपनीज अब आ रही हैं और धीरे धीरे लोगों को उसका बेनिफिट समझ में आएंगे, तो ये एक अच्छा माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एशिया पैसिफिक आरईआईटी की बात कर रहे हैं, फंड ऑफ फंड लेकर आ रहे हैं, ये मौजूदा बाजार परिस्थितियों में कितना महत्वपूर्ण है? भारत ही क्यों, भारत क्यों नहीं, एशिया पैसिफिक ही क्यों, उससे आगे का दायरा क्यों नहीं? जी हाँ, मैं समझाता हूँ। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कुछ मैं कहूँगा जो पंकज जी ने कहा, उस बात को थोड़ा और लंबा खींचता हूँ। पहले वो कहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहना चाहिए कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदने में जो डर रहता है ना, एक शंका रहती है दिमाग में, जब तक प्रॉपर्टी हाथ में ना आ जाए, ठीक से सब देख ना लें कि भाई बिल्डिंग है, बन गई है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, बिल्डर ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा रही है कि लोग ज़रा घबराते हैं, और घबराना भी चाहिए, कुछ इस तरह का मार्केट रहा भी है। तो वो सब जो शंकाएँ हैं, उन्हें दूर करके निडर होके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, तो ये जो ज़रिया है, ये बेटर है। आप ये सारी शंकाएँ छोड़ सकते हैं उसके बारे में कि उसमें कोई खराबी हो जाएगी, उसका वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा, बेच नहीं पाऊँगा, खरीद नहीं पाऊँगा, पैसा नहीं होगा। ये सब जितनी शंकाएँ हैं रियल एस्टेट में जो जुड़ी होती हैं, वो इस फंड के द्वारा एकदम दूर हो जाती हैं। तो आप निडर होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे जो रिस्क होते हैं जो रियल एस्टेट में, वो इसमें भी हैं कि भाई कहीं, जैसे देखा हमने पैंडेमिक में, कुछ रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे होटल वगैरह हैं, उनके बिल्कुल डूब ही गए, बिल्कुल बंद ही हो गए। तो अगर आपने होटल में इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा डूब जाता। तो उस तरह की जो चैलेंजेस रियल एस्टेट की हैं, वो इसमें भी होंगी, लेकिन याद रहे इसमें एक फंड मैनेजर है, जो एक्सपर्ट है, जो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, समझता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, कहाँ जाना चाहिए, वो आपका सलाहकार है। उसका फ़ायदा लीजिए और निडर होकर इन्वेस्ट कीजिए, ये एक बात। दूसरी बात कि एशिया पैसिफिक ही क्यों? यूएसए के बाद नंबर 2 मार्केट दुनिया में लिक्विडिटी और साइज़, मतलब जो उसका पूरा साइज़ है, उस हिसाब में एशिया पैसिफिक का जो रियल एस्टेट मार्केट है, वही सबसे लिक्विड और सबसे बड़ा है आउटसाइड ऑफ अमेरिका। क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस में रियल एस्टेट जो मैनेज होता है, जो रियल एस्टेट ट्रेड होता है, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया वर्ल्ड का यूएसए है, उसके बाद एशिया पैसिफिक है। लेकिन एशिया पैसिफिक की खास क्या बात है आज की तारीख में? इट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। आप जानते हैं जीडीपी ग्रोथ जिस तरह हो रही है, कि एशिया पैसिफिक की ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सबसे आगे है। और वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, जो कि तरह-तरह की चीज़ें जो नई बनती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेटा सेंटर्स हों या हॉस्पिटल्स हों या मॉल्स हों, वो एशिया पैसिफिक में सबसे पहले बनती हैं, अमेरिका में बन चुकी हैं। तो अमेरिका के रियल एस्टेट मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रेंटल यील्ड मिलेगी। तो वहाँ पे भी वो रेंटल यील्ड जो है, वहाँ का जो प्रॉपर्टी जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, जो कि आज की तारीख में करीब 1.5-2% के बीच में है, उससे लगभग 100 बेसिस पॉइंट आगे मिलेगा। मतलब एक 1% मोर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड। एशिया पैसिफिक में वो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। एशिया पैसिफिक गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी एवरेज 2 से 2.5% के बीच में है, किसी भी कंट्री का ले लीजिए, इंडिया के अलावा। और जो रेंटल यील्ड मिल रही है आज की तारीख में, जो हमारे फंड में रेगुलरली मिल रही है, वो 5% है। 5% रेंटल यील्ड अगर प्रॉपर्टी मार्केट में मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी मार्केट किस तेज़ी से बढ़ रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी ग्रोथ है। हमारे फंड में 3 साल पुराना फंड है,
जबकि मार्केट तो ऑफकोर्स 25 साल पुराना है, लेकिन ये फंड 3 साल पुराना है। हर साल में इस फंड ने लगभग 5% रेंटल यील्ड इन्वेस्टर को दी है। तो उसके अलावा जो कैपिटल गेन्स मिला है, उस सबको मिला के पहले साल में इस फंड ने 14.5% रिटर्न दिया था। पिछले साल क्योंकि पैंडेमिक का सेकेंड वेव आया, ये रिटर्न थोड़ा कम होकर लगभग 9 या 10 के बीच में आया। तो आप समझिए कि अगर आप किसी और मार्केट में जाएंगे, तो वहाँ से अगर आपको अपने मार्केट से बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप क्यों जाएंगे? अमेरिका के मार्केट में अगर आप जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इस नंबर का रिटर्न ना मिले, हालांकि वो बड़ा मार्केट है। इट इज़ अ मोर एफिशिएंट मार्केट, और जितने मार्केट्स मोर एफिशिएंट होते हैं, उनका रिटर्न धीरे-धीरे कम होता है। एशिया पैसिफिक जो है, ये रिसर्जिंग मार्केट है रियल एस्टेट का। इसमें इंडिया भी इंक्लूड होगा ज़रूर, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। जब ऑल रीट्स लिस्ट होंगे, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। हमारे फंड में भी हो सकता है कि हो जाए इंक्लूड। लेकिन आज की तारीख में जो 25 लाख करोड़ का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, वो एशिया पैसिफिक में है। आज इसमें इन्वेस्ट करना जो है ज़्यादा लाजमी है। इसमें रिटर्न अच्छा दिख रहा है, इसमें कैपिटल गेंस की संभावना भी बेटर है। तो ये जो फंड जो मैन्युलाइफ ने बनाया है, इसकी एक खासियत ये है कि ये सिर्फ रीट्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। 100% रीट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इन्होंने एक इनेबलमेंट रखा है कि चाहे तो फंड मैनेजर 30% तक जो फंड है, वो प्रॉपर्टी स्टॉक्स में भी डाल सकता है, यानी लिस्टेड प्रॉपर्टी स्टॉक्स में। तो उसमें से कैपिटल गेंस और एडिशनल मिल सकता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी का मार्केट नीचे आए, तो वहाँ से निकल के आप वापस रीट्स में आ जाइए, क्योंकि रीट्स में जो है एक मिनिमम इनकम जो 5% मिलती ही जा रही है ना, दैट इज़ वो तो रेगुलरली रेंट इनकम आ रही है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो रेंट के, टिपिकली एशिया पैसिफिक में 3 से 9 साल के होते हैं। तो एवरेज जो एक वर्ड कहलाता है, जैसे यील्ड टू मैच्योरिटी हम लोग फिक्स्ड इनकम में कहते हैं, इसमें एक टर्म होता है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। मतलब जो रीट का या हमारे फंड का जो लीज एक्सपायरी बाकी है पूरे फंड के हिसाब से, वो आज की तारीख में करीब 6.5 साल है। मतलब अगले 6.5 साल तक वो 5% इस फंड में आता ही रहेगा। उसके ऊपर जो है, जो कैपिटल गेंस मिलेगा, तो 30% जो कैपिटल गेंस के लिए रखा है, उसमें से आएगा। इसी को देखते हुए पिछले मैंने आपको 1.5-2 साल का रिटर्न बताया है। तो ये जो फ़ायदा है, ये आज की तारीख में दूसरे मार्केट्स में नहीं मिल रहा है। ये एशिया पैसिफिक मार्केट में मिल रहा है, और क्योंकि मार्केट खुल रहा है, रिटर्न बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। जी, जी। तो इसीलिए ये एशिया पैसिफिक जो है, हमें समझ में आया कि ये अच्छा है। तो बेसिकली एशिया पैसिफिक इज द रोरिंग लायन राइट नाउ। अगर मैं आशुतोष जी को समराइज करना चाहूँ, तो दैट्स व्हाट द वे इज। पंकज जी, अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा। तो अगर पिछले 10 से 12 साल का अगर ट्रेंड देखा जाए, स्पेशली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके, तो एक डिक्लाइन देखने को मिला है लोगों का कि लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है इज दैट वन ऑफ द रीजन कि हम ये आरईआईटी फंड्स जो हम देख रहे हैं, इनका हमारी कंट्री में आना, और मे भी जैसा आशुतोष जी ने बताया कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक्सपैंड ही होना है, तो आपको लगता है क्या वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग वो जो एक रिटर्न से थोड़ा सा मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं मैच हो पा रही थी, एंड दे वांट टू गेट बेटर रिटर्न्स, सो इज दैट द रीजन व्हाई वी आर सीइंग दीस आरईआईटी फंड्स? नहीं वरुण जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर रियल एस्टेट में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो लोग उल्टा सोचेंगे कि रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें आरईआईटी में भी नहीं करना चाहिए, जब तक समझ इस बात की ना हो। तो मेरे हिसाब से अगर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो वजह तो नहीं है। बट जो लोग डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं, जिनको ये बात पता है कि पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस की, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो, यानी कमोडिटी हो या रियल एस्टेट हो, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप इस बात को समझते हो, तो आप चाहते हो कि रियल एस्टेट होना चाहिए। बट अब क्योंकि रियल एस्टेट में, जैसा मैंने बताया, कि इतना आसान नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। चाहे पैसे की बात करें तो बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। फिर जैसा आशुतोष जी बोल रहे थे कि उसके लिए पेपर वर्क की बात हो, कि बहुत कुछ आपको देखना होता है, रिस्क काफी होता है, प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होते हैं। और हम अगर बात करें एनसीआर की, तो आपने खुद यहाँ पर देखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बहुत लंबा समय लग गया प्रॉपर्टी को, और समय लगा, कई बार तो प्रॉपर्टी शायद तैयार भी नहीं हुई, डिलीवरी नहीं हो पाई। तो इस हिसाब से अगर आप ये सोचते हैं रियल एस्टेट होना भी चाहिए,
लेकिन इतना मुश्किल हो गया है फिजिकल रियल एस्टेट में करना और छोटे पैसे से, तो ऐसे में REIT आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। तो जिन लोगों को डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का महत्व समझता है, वो लोग REIT को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करेंगे। तो उस मकसद से मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए REIT में इन्वेस्ट करना। आशुतोष जी, दो सवाल हैं। एक तो ये फंड ऑफ फंड्स है। फंड ऑफ फंड, कोई भी इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाता है तो उसके खर्चे जरूर देख लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है उसका। तो FOF का आपका जो रिफंड है या बाकी के जो रेट फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कितने हैं। दूसरा कि ये प्रोडक्ट जो REIT फंड है, फंड ऑफ फंड्स बेसिकली कहिए, क्योंकि आप डिफरेंट मार्केट के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भारतीय निवेशक जो ट्रेडिशनली प्रॉपर्टी खरीदने में भरोसा करते हैं कि ये हमारी जमीन है, ये हमारा घर है, ये हमारी दुकान है, तो उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? वैसे इन्वेस्टर्स को आपका क्या मैसेज है वैसे इन्वेस्टर्स के लिए? दो चीज़ें बताऊंगा। देखिए सर, पहली तो कॉस्ट की बात तो बहुत सिंपल है कि फंड ऑफ फंड जो ये हम लॉन्च कर रहे हैं, आज से शुरू हुआ है, इसकी टोटल कॉस्ट इन्वेस्टर को कुल मिला के कॉस्ट 2% मरेगी, और जो रिटर्न मैंने समझा है ये कॉस्ट के बाद है, मतलब कॉस्ट इंक्लूड कर दी है, उसके बाद ये रिटर्न है। 2% में वो कैसे चार्ज होता है कि जो इसका मास्टर फंड जो है वो सिंगापुर में लिस्टेड है। मास्टर फंड में 0.67% यानी समझिए 67 बेसिस पॉइंट कहा जाता है कि 0.67% वहाँ पे चार्ज होगा, एंड 1.33% लोकल डोमेस्टिक इंडिया में चार्ज होगा हमारे फंड में। इस तरह से 2% का स्प्लिट है, तो टोटल कॉस्ट 2% है। तो कॉस्ट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इक्विटी फंड्स में भी लगभग इसी के आसपास कॉस्ट होती है। लेकिन एक सही बात, एक इम्पॉर्टेंट बात, कि जब आप इंडिया में बैठकर बाहर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, और इस फंड ऑफ फंड में को मिलाकर, कि रुपया और डॉलर का जो रिलेशनशिप है, जी, करेंसी रिलेशनशिप, ये पिछले 50 साल में अगर नज़र फेंकी जाए तो रुपए की कीमत डॉलर से कंपेयर की जाए तो 4% हर साल रुपये का डेप्रिसिएशन होता है, एवरेज। जी, ऐसा नहीं है कि महीने के महीने, वीक के वीक या साल के साल हो। जैसे कि पिछले 2 सालों में लगभग 2% के आसपास रहा है। उसके पहले के करीब 8-10 सालों में देखें तो करीब 5% रहा है, बट एवरेज पिछले 50 सालों का 4% है। तो ये समझ के चलिए कि अगर आप किसी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी रिटर्न फंड ऑफ फंड देगा, उसके ऊपर आपको ये 4% का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगले साल में मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 50 सालों में 4% लोगों को मिला है। हो सकता है कि अगले 2-3 सालों में ज़्यादा मिले या थोड़ा कम भी मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन रुपये और डॉलर की जो रिलेशनशिप हाल में देखी गई है, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद रुपये का डेप्रिसिएशन ओवरड्यू है, क्योंकि रुपया जो है थोड़ा स्ट्रांग हुआ है डॉलर के अगेंस्ट पिछले 1 साल में। तो वो फ़ायदा इसके ऊपर से मिलता है। उसे हम ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि वो भी एक एडिशनल इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करने के लिए है। जहाँ तक छोटे निवेशक का सवाल है, मैं छोटा कहूँगा उसे जिसके पास अपने बलबूते पर आज कोई प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका ही नहीं है। उसे बैंक का लोन भी नहीं मिलता है क्योंकि वो छोटी-सी दुकान चलाता है, और बैंक उसके इनकम को देख के उसे कोई लोन देने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी का रिटर्न चाहिए, तो इससे बेहतर कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि वो REIT फंड ऑफ फंड में पैसा डाले। उसे उसे जो है रियल एस्टेट का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। बहुत लोगों के दिमाग में रियल एस्टेट ऐसा लगता है कि उसका बहुत बड़ा रिटर्न होता है, और लोग मतलब 30-30, 40-40 सालों की बात करते हैं कि हमने इतना पैसा बनाया, उतना पैसा बनाया। इंडिया में 7 to 8% CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ज़्यादा रिटर्न किसी रियल एस्टेट ने कभी दिया ही नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों के दादा परदादा ने खरीदा था, 50 साल बाद बेचा तो लगता है कि अरे करोड़ों रुपया बन गया।
लेकिन ये 10% तक गया ही नहीं है। ये तो सिर्फ स्टैटिस्टिकल बात है। तो अगर आप एक छोटे निवेशक हैं, आपको रियल एस्टेट का फ़ायदा लेना है और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, बजाय इसके कि आप इस फंड में पैसा डालें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रीट फंड ऑफ फंड है, ये ऐसे निवेशक के लिए है, जो कि हार मान के बैठा है कि मुझे रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने को मिलता ही नहीं है, पैसा नहीं है तो लगाऊँ कैसे? दिन-रात सोचता रहता है कि यार रियल एस्टेट में लोग पैसा बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ। तो अपने दिल की ये भड़ास निकाल दें, इस फंड में पैसा डालें। इसमें रियल एस्टेट का सारा रिटर्न आपके पास पहुँच जाएगा। मेरी सिर्फ इतनी सी एक लोगों से विनती है। उसके ऊपर जो रुपये और डॉलर का जो के इंटरप्ले से जो मिलेगा वो अलग है, वो ज़रूर मिल जाएगा। और टैक्स के हिसाब से ये जो फंड है, ये बाकी फंड ऑफ फंड की तरह है। इसमें इक्विटी का टैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप 30 साल अब इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट है और जो इंडेक्सेशन वैल्यू पे 20% आपको टैक्स भरना है। तो कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि वो इक्विटी से भी बेटर साबित होता है, टैक्स के हिसाब से। जी। हमेशा की तरह आज के जागरण डायलॉग्स प्रोग्राम में हमने आपके फायदे की बात की। आज हमने जाना कि कम पैसों से भी हम REIT फंड के जरिए देश विदेश के रियल एस्टेट में निवेश कर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। सरल शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हम आशुतोष जी और पंकज जी का धन्यवाद देते हैं। जागरण डायलॉग्स का ये वीडियो आप जागरण.com के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर भी पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, नहीं तो चर्चा अभी चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। थैंक यू।